प्रिय छात्रों, आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के अगले टॉपिक की बात करेंगे। यानी जो टॉपिक चल रहा है भारत में आर्थिक नियोजन, उसकी उपलब्धियां, प्रमुख उद्देश्य एवं मुख्य असफलताएं। तो हम पिछले 2 लेक्चर्स में इसके उद्देश्य और इसके उपलब्धियों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन की विफलताएं या असफलताएं। जैसे आप जानते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता है, सह-अस्तित्व है। यानी दोनों क्षेत्र मिलकर के आर्थिक विकास में भाग लेते हैं। भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित आर्थिक विकास प्राप्त करने हेतु मार्च 1950 में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सांविधिक संस्था योजना आयोग का गठन किया गया था। और इस योजना आयोग का मुख्य कार्य देश में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका निर्माण करना और आर्थिक विकास का मूल्यांकन करना समय समय पर ये कार्य दिया गया। पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई 1951 में और पिछले 70 वर्षों के दौरान 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन 70 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करनी हैं। यानी सफलताएं बहुत हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करने में योजनाएं बहुत हद तक सफल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ विफलताएं हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए एक ऐसी स्थायी समस्या रही है, जिसके कारण विकास के तमाम जो उपलब्धियां हैं वो कहीं न कहीं छोटी पड़ती हुई दिखाई देती हैं। भारत में योजना आयोग के साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी योजनाओं के निर्माण, उनके पर्यवेक्षण, मूल्यांकन का कार्य करती है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण से लेकर उनके लागू होने तक और साथ ही उनसे प्राप्त होने वाली जो विकास संबंधी उपलब्धियां हैं, उनका विश्लेषण करते वक्त उन पैरामीटर्स को ध्यान में, उन मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है जिनके आधार पर विकास की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। मुख्य विफलताओं की जहाँ तक बात है, उसमें मुख्य रूप से पहली जो असफलता है वो है क्षेत्रीय असंतुलन। यानी नियोजन के बाद देश में उम्मीद की गई थी कि जो विभिन्न राज्यों, विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं, चाहे विकास को लेकर के हैं, चाहे आय की हैं, चाहे कृषि और औद्योगिक विकास को लेकर के हैं, वो दूर होंगी। लेकिन कुछ कारणों के चलते वे दूर नहीं हुई, यानी क्षेत्रीय असंतुलन दूर नहीं हुआ। आज भी बड़े पैमाने पर कुछ क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, राजस्थान जैसे राज्य हैं, जो किसी न किसी कारण से विकास की दौड़ में पिछड़े हुए हैं। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, इस तरह के स्टेट हैं जो तुलनात्मक रूप से देश के अन्य राज्यों की तुलना में कहीं आगे हैं। यानी इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ जो प्रति राज्य की जो आय है वो कहीं न कहीं अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। इस तरह से देश के भीतर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे पहाड़ी राज्यों की बात हम करें या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, 7 सिस्टर्स की बात करें, तो वहाँ के क्षेत्र भी देश के
उत्तरी राज्यों विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा या दक्षिण में महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों से पिछड़े हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य, आर्थिक नियोजन के दौरान ये उम्मीद की गई थी कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा, लेकिन आज भी चाहे वो आय को लेकर के है, चाहे वो कृषि विकास को लेकर के है, चाहे वो औद्योगिक विकास को लेकर के है, अभी भी असमानताएं बनी हुई है और जिससे जो सर्वांगीण विकास देश का होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। इसके बाद हम दूसरी विफलता को लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय में धीमी प्रगति। भारत में आर्थिक नियोजन के बाद ही ये उम्मीद की गई थी कि प्रति व्यक्ति आय में तेजी से इजाफा होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, योजनाओं से लोगों को फायदा मिलेगा और कृषि और औद्योगिक विकास के चलते आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी हुई, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यह बहुत कम प्रतीत होती है। यानी जो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई वह बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में बहुत कम प्रतीत होती है, धीमी प्रतीत होती है। और यही कारण रहा कि आज भी जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं या प्रति व्यक्ति औसत आय की बात करते हैं तो वह बहुत कम है। यदि हम विद इन इंडिया, भारत के भीतर राज्यों की तुलना करें तो राज्यों में भी आय में बहुत बड़ी असमानताएं हैं। एक तरफ जहां पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं जिनकी आय, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम अधिक है, वहीं बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। तो ये भी नियोजन की एक विफलता रही है। और आज भी देश में जो लगभग जनसंख्या का 5वां हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में धीमी प्रगति होना भी आर्थिक नियोजन की विफलता का एक संकेत है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी विफलता की, बेरोजगारी में वृद्धि। आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी था कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या में जो युवाओं के समक्ष रोजगार की समस्या है उस समस्या का समाधान होगा, यानी बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नियोजन की कमियों के चलते, नियोजन में कुछ दोषों के चलते इस तरह का हुआ जिनकी वजह से रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ और देश में बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और आज जब हम बात करते हैं विद इन इंडिया स्टेट्स के बीच में, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं है। और हम जब समग्र इस लेवल पे बात करें, समग्र भारत की बात करें, तो भी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ बेरोजगारों की बड़ी संख्या है। ये भी आर्थिक नियोजन की विफलता का एक संकेत है। यानी बेरोजगारी में वृद्धि आर्थिक नियोजन की एक असफलता के रूप में लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी विफलता है आय व धन की असमानता में वृद्धि। जैसा मैंने ऊपर कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन के चलते साधनों का समान वितरण नहीं हुआ, कृषि विकास समान नहीं हुआ, औद्योगिक की स्थापना समान रूप से नहीं हुई। क्योंकि एक तरफ भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित हैं, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो बिल्कुल रेगिस्तानी हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिक और कृषि विकास के अभाव में लोगों के बीच आय एवं धन का वितरण असमान हुआ, संतुलित विकास नहीं हो पाया। और असमान आय वितरण के कारण, यानी आय के असमान वितरण के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के बीच आय एवं धन संबंधी असमानताएं भी बढ़ी। और यही कारण है कि आज भी समाज में बड़े पैमाने पर आर्थिक और धन संबंधी असमानताएं देखी जाती हैं। और कभी कभी इस तरह की वर्ग संघर्ष जैसी भी स्थिति भी
देखी जाती है, जिसमें समाज में व्याप्त अनेक तरह की जो बुराइयां हैं, जिसमें लूट डकैती जैसी घटनाएं भी आम हो जाती हैं, ये वजह भी कहीं न कहीं आय के असमान वितरण को का द्योतक है। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य आर्थिक नियोजन में आय व धन संबंधी असमानताएं बढ़ी हैं। नियोजन के बावजूद धनी व्यक्ति और अधिक धनी हुआ है और गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब हुआ है। इसके बाद अगली विफलता के रूप में हम लेते हैं सार्वजनिक उद्यमों की असफलता। सार्वजनिक उद्यमों की असफलता भी आर्थिक नियोजन की विफलता का एक संकेत है। देश में बड़ी संख्या में यानी लगभग 250 के आसपास सार्वजनिक उद्यमों की संख्या है। इनमें से अधिकांश सार्वजनिक उद्यम हैं वो घाटे में चल रहे हैं, हानि में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन उद्योगों में या उन सार्वजनिक उद्योगों में या उन सार्वजनिक उद्यमों में ओवर स्टाफिंग की समस्या और उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी की समस्या और वर्क परफॉर्मेंस की समस्या और इस तरह की लालफीताशाही और भ्रष्टाचार की समस्याओं के चलते अधिकांश उद्यम हैं वो घाटे में चल रहे हैं, हानि में चल रहे हैं। वे भारत सरकार के लिए एक तरह से घाटे का सौदा बन गए हैं, जिसको सफ़ेद हाथी के रूप में संज्ञा दी जाती है। क्योंकि देश में कुछ ऐसे चुनिंदा ही पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, सार्वजनिक उद्यम हैं, जिनको हम जैसे नवरत्न कहते हैं। तो कुछ ही उद्योग ऐसे हैं, कुछ ही सार्वजनिक उद्यम ऐसे हैं जो मुनाफे में चल रहे हैं, बाकी अधिकांश घाटे में चल रहे हैं। ये भी आर्थिक नियोजन की विफलता का एक द्योतक है। इसके बाद में एक जो अगली विफलता है मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति। भारत में नियोजन काल से ही विभिन्न योजनाओं में ये बात प्राथमिकता से ली गई कि देश में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जाएगा, कीमतों में वृद्धि नहीं होगी, आम आदमी को उसकी ज़रूरत की चीज़ें उचित कीमतों पर प्राप्त होंगी। लेकिन पिछले 70 वर्षों के नियोजन काल के दौरान ये देखने को मिला कि देश में कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है, आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं में तेज़ी से इजाफा हुआ है, या यूँ कहें कि मुद्रास्फीति तेज़ी से बढ़ी है। और मुद्रास्फीति के बढ़ने से आम आदमी का जीवन स्तर है वो प्रभावित होता है। तो मूल्य वृद्धि पर रोक नहीं लगा पाए, निरंतर वृद्धि होती जा रही है। ये कहा जाता है कि नियोजन की अवधि में कीमतों में लगभग 27 गुना से 30 गुना तक वृद्धि हुई है। तो ये भी आर्थिक नियोजन की विफलता का एक संकेतक है। इसके साथ साथ और कई ऐसी समस्याएं हैं जो देश में आर्थिक नियोजन की विफलता की ओर संकेत करती है, आर्थिक विफलता को बताती हैं। उनमें से चाहे कृषि क्षेत्र का समुचित विकास नहीं होना, या उद्योगों का असमान स्थापना करना, या उन उद्योगों का समान रूप से स्थापित नहीं करना, उनका समान वितरण नहीं करना, और उसके साथ साथ देश में बढ़ती लालफीताशाही, भ्रष्टाचार और शिक्षा आज भी सरकारों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। आज भी बड़े पैमाने पर गरीबों को शिक्षा, चिकित्सा, पीने का पानी, टेलीकम्युनिकेशन की सुविधाएं या पर्याप्त संख्या में लोक वाहन, जिसको सड़क एवं रेल विभाग के रेल के नाम से जाना जाता है, ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। यानी आज भी देश में सड़कों का जाल नहीं बिछा पाए हैं, रेलवे नेटवर्क की स्थापना नहीं कर पाए हैं, सभी लोगों को दूर संचार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा का अभाव है, बेरोजगारी है, और उसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो असंतुलन है वो सब आर्थिक
नियोजन की विफलता की ओर संकेत करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक नियोजन को जब हम पिछले 70 वर्षों के कार्यकाल को देखते हैं तो उसमें अनेक तरह की विफलताएं नज़र आती हैं। यद्यपि ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो उद्देश्य रखे गए थे नियोजन के, उन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए और उन प्रयासों का ही नतीजा है कि आज देश में बड़ी संख्या में आबादी के होते हुए भी लोगों के जीवन स्तर के लिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह से निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है कि विफलताओं के साथ साथ हमने अनेक सफलताएं भी प्राप्त करी हैं। हमने अनेक तरह के जो उद्देश्य रखे थे नियोजन के, उनको भी प्राप्त किया है और भारत अभी भी तेज़ी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।